हेलो बेटा। बेटा हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था आप लोगों से अबाउट मैटर एंड अबाउट केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेज और मैटर का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टडी करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम्स जब कंबाइन करते हैं या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन से लॉज को ओबे करते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें बेटा डिफरेंट लॉ हम लोगों को डिस्कस करने हैं। वन बाय वन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको डिफाइन करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ है हम लोगों का बेटा, जिसे कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लॉ को एंटोनी लेवासियर ने प्रपोज किया था अबाउट 1779 में। लेवासियर ने इस लॉ को प्रपोज किया। कौन से लॉ को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1779 में प्रपोज किया। और क्या बताया उसमें? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स always remain equal to total mass of reactant। यानी ये लॉ हमें बताता है कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस अगर कर रही हो, कोई भी केमिकल प्रोसेस अगर कर रही हो बेटा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग ये हुई बेटा कि जब फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अगर करती हैं तो मास ना तो डिक्रीज करता है ना इंक्रीज करता है। तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम कहते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये स्टेटमेंट भी हम लिखते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे दिस लॉ was proposed by Lavoisier in 1779। अब लॉ क्या बताता है? हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
during physical or chemical changes total mass of products always remains same to the total mass of reactant। ये तो इसका स्टेटमेंट है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करें बेटा, इस लॉ को वेरीफाई करें, इसका वेरिफिकेशन करें। तो एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन हमने लिया, C+O2 that gives CO2। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो ये 12 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन का 16, 16 टू जा 32, ये 32 ग्राम हो गया। इसका 16 टू जा 32 और प्लस कार्बन का 12 ऐड कर दे, कितना हो गया 44 ग्राम। तो हम कहेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, टोटल कह लीजिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट this is equal to 12 plus 32, this is equal to 44 ग्राम। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेटा इस रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन सेम, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड। एक बात यहाँ बता दें, आइंस्टीन की जो थ्योरी आई थी जिसमें उसने बताया था कि जब m मास कभी डिक्रीज या करता है तो इक्वल टू mc स्क्वायर के इक्वल इतनी एनर्जी वहां से रिलीज होती, यानी मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, ऐसा आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग था। एंड दैट इज व्हाई इस लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम कह सकते हैं कि दिस लॉ इज नॉट applicable for न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें मास डिक्रीज करता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो अगर आप टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल नहीं मिलेगा आपको। तो अब मॉडिफाइड कर दिया गया इसी लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो क्या स्टेट करता है, या तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे या कहेंगे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट मॉडर्न फॉर्म जो इसका है उसको हम कहेंगे टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। यानी किसी सिस्टम के मास और एनर्जी का सम जो है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे केवल मास की बात की गई है, एनर्जी की बात नहीं की गई है। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
अब हम लोग सेकेंड लॉ देखते हैं बेटा। सेकेंड लॉ लेते हैं बेटा। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसमें बता दें बेटा, इस लॉ को जोसेफ प्रॉस्ट ने प्रपोज किया था। तो यहां मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हम कहेंगे दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रॉस्ट in 1799। इन 1709। अब लॉ स्टेट क्या करता है? हम कहेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट a pure chemical compound, a pure chemical compound always have exactly same proportion of एलिमेंट बाई मास। अच्छा, आपको बताएं, कभी लिखा होगा बाई मास, कभी लिखेगा बाई वॉल्यूम। बाई मास का मतलब मास के अकॉर्डिंग आपको देखना है, बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसे आपको ऑब्जर्व करना है। कहता है प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज हैव एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई मास irrespective to the source of chemical compound। यहाँ हम कह सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, irrespective to the source of chemical compound। इसका मतलब ये है बेटा, थोड़ा स्टेटमेंट घुमा के बोला गया है। ये कहता है कि सेम केमिकल कंपाउंड डिफरेंट सोर्सेस से ऑब्टेन करें तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो मास के एक डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। सेम केमिकल कंपाउंड, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखिएगा। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिले। इस CO2 में कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, यानी कितना रेशियो हुआ? 3:8, राइट। अब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके CO2 फॉर्म करें। यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो है, यहाँ पे कार्बन इस टू ऑक्सीजन रेशियो हम फाइंड करें 12:32, दिस इज इक्वल टू 3:8। या किसी अदर सोर्स से आप CO2 निकालें। आप देख रहे हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो ऑलवेज क्या रहता है? सेम। एक पहला एग्जाम्पल मैंने बताया, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। आप देखिए वाटर, वाटर आप कहीं से ले ले, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, रेशियो कितना हुआ? 1:8।
अब वो चाहे पोंड वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे टेप वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, इन सब में जो वाटर प्योर कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास के एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। तो कहता है इन कंपाउंड एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट मास के एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। ये सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब इसके बाद हम लोग थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं बेटा। थर्ड लॉ है बेटा आपका जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। law of multiple proportion, and this law was proposed by John Dalton in 1803। तो इस लॉ को जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया। अब स्टेटमेंट क्या है इसका बेटा? जो स्टेटमेंट हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two elements combine together and form more than one compound, then different masses of one element which combines with fixed mass of other element bears whole number simple ratio। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट है बेटा, ये समझ में नहीं आया होगा अभी। ये कहता है कि अगर टू एलिमेंट कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करें, एग्जाम्पल देखते हैं फिर क्लियर होगा ये आपको। जैसे कहता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन ये कंबाइन करे, कार्बन है ऑक्सीजन। चलो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करता है वाटर फॉर्म कर, और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक दूसरा कंपाउंड H2O2 फॉर्म करता, जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखे हम हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन मास का रेशियो, तो 2 हाइड्रोजन है ये 2 ग्राम, ऑक्सीजन 60।
अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन 2 है, यानी यहाँ H और O का रेशियो देखें तो 2:32 ग्राम। क्या करना है, इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। किसका फिक्स हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम, 2 ग्राम। इसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम, 2 ग्राम। तो ये फिक्स्ड मास हो गया एक एलिमेंट का। अब इस फिक्स्ड मास से अगर एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस कंबाइंड है, यानी जो 16 और 32 कंबाइंड है, कहता है ये मास का जो रेशियो है ये होल नंबर सिंपल रेशियो है, यानी रेशियो ऑफ masses of oxygen that combine with fixed mass कितना है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज इक्वल टू कितना, 16:32 एंड दिस इज इक्वल टू 1:2। और ये कैसा है, होल नंबर सिंपल रेशियो है। सो आप कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरीफाई हो रहा है। फिर से समझ ले बेटा एक बार, ये कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करें, एक एग्जाम्पल और बताता हूं, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। ये कहता है यही कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कभी कार्बन मोनोऑक्साइड और कभी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, यहाँ 12:32। तो यहाँ कार्बन का मास तो फिक्स हो गया। अब ये जो डिफरेंट मासेस हैं इसका रेशियो निकाले तो ये सिंपल रेशियो आना चाहिए, यानी कितना आएगा, 16:32, दिस इज इक्वल टू 1:2 एंड दिस वन इज होल नंबर सिंपल रेशियो। तो मैंने आपको पहला लॉ बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग बेटा। फोर्थ लॉ है बेटा आपका गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गै-लुसैक्स लॉ बोलते हैं, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्या बताता है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। तो हम कहेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट when gases produced or combine in chemical reaction they do so via a simple ratio by volume, providing all gases at same temperature and pressure। तो
थोड़ा सा घुमा के लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा है। ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस चाहे प्रोड्यूस्ड हो चाहे कंबाइन की हो, उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो होता है अगर सभी गैसेस को हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखें तो। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, ये कहता है कि N2 + 3H2 gives 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब यहां पे बता दें कि जो इसका कोफिशिएंट है, क्या है? कोफिशिएंट है। यहाँ कितना कोफिशिएंट? 1। यहाँ कितना कोफिशिएंट? 3। यहाँ कितना है? तो 1 का मतलब 1 लीटर, या हम कहें 1 वालो, इसे क्या कहें? 3 वालो, इसे कितना कहें? 2 वालो, राइट। अब इनका रेशियो देखिए वालों का, 1:3:2। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा जब हम फाइंड करेंगे इसका? रेशियो ऑफ वॉल्यूम, अगर इसका देखें तो 1:3:2। ये आपका सिंपल रेशियो। तो कहता है किसी भी रिएक्शन में गैसेस प्रोड्यूस्ड हो या गैसेस कंबाइन की हो, उनके वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल रेशियो होता है, या कह लीजिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस रिएक्शन में वॉल्यूम के एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, राइट। ये आपका गैलुसैक्स लॉ गैसियस वॉल्यूम, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट लॉ है जिसे हम कहते हैं एवोगाड्रोज लॉ। क्या कहते हैं? और उसको थोड़ा सा हम आगे मोल कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे बेटा, क्योंकि उसमें मोल कॉन्सेप्ट में एवोगाड्रोज लॉ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या देखते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगर कोई आपसे कहे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस पे बेस्ड है, देन वी राइट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उसने बताया था, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा बेटा। फर्स्ट पॉइंट उसने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। उसने कहा किसी भी मैटर का एटम स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसे और स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन ने बोला था। आज हम जानते हैं कि एटम क्या है? डिविजिबल है और स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है, जिससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, पाई मेसन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सेवरल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट डाल्टन के अकॉर्डिंग यही था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। फिर उसने बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उसने कहा था, आप थोड़ा समझा देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग जो है रिटर्न में करेंगे। सेकेंड पॉइंट उसने बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। एक ही एलिमेंट, जैसे ये कार्बन है, इसके जितने भी एटम हैं ऑल रिस्पेक्ट्स में, साइज के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में, ये एटम सब आइडेंटिकल हैं। लेकिन ये पॉइंट भी इस थ्योरी का ड्रॉबैक था, क्योंकि आगे चल के पता चला कि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं
जिनका एलिमेंट तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। और ये कह रहा था कि सेम एलिमेंट के जितने एटम होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे ऑल रिस्पेक्ट में। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया आगे चल करके। थर्ड पॉइंट, डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी में लिखा था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था। अब इसने बोला कि व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर देन कंपाउंड एटम इज फॉर्म। उसको उस समय उसने कहा जब एटम कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के तो कंपाउंड एटम बनता है। और उस कंपाउंड एटम को आजकल हम लोग बोलते हैं क्या बनता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मॉलिक्यूल उसने नहीं कहा था, उसे कहा था कंपाउंड एटम फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड एटम। ये डाल्टन्स के कुछ पास्टुलेट्स थे उसकी थ्योरी के, लेकिन ये अब उस थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो गए। जैसे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल बट वी नो दैट एटम इज द डिविजिबल पार्टिकल। दूसरा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डजंट टेल्स अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में कुछ नहीं बता पाया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा जो, ठीक है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करती है। कौन सी थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है बट गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये तो बेटा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था चैप्टर की स्टार्टिंग का। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट, जिसका एप्लीकेशन क्लास 11th में, क्लास 12th में, हर चैप्टर में मिलेगा। जहाँ पे भी न्यूमेरिकल आएंगे, वो चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत कायदे से हम लोग आराम से 1 by 1 हर कॉन्सेप्ट को क्लियर